Hello everyone. Today we will start a new topic, number system. It's the most important topic. चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लो, एसएससी सीजीएल ले लो, सीटीएस ले लो। हाँ, बैंकिंग में नंबर सिस्टम का इतना रोल नहीं है, वहाँ पे आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन चाहिए या अप्रॉक्सीमेशन चाहिए। बट इन अदर एग्ज़ाम्स नंबर सिस्टम इज़ द मेन चैप्टर। अगर ये आ गया समझ लो आपको लगभग मैथ की पूरी नॉलेज हो जाएगी। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स कि नंबर्स मतलब हैं क्या, कैसे शुरुआत हुई। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी बिकॉज इसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको। बेसिक इसमें पूरा कवर करना है मेरे को। फिर हम यूनिट डिजिट पे जाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम पे जाएंगे। धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँगा। बट आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मतलब जो हम मैथ में नंबर्स का सिस्टम यूज़ करते हैं वो कौन सा है, और भी का सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो आपको पता होगा कि डेसिमल सिस्टम इकलौता सिस्टम नहीं है, बाइनरी सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है, ऑक्टाडेसिमल है, हेक्साडेसिमल है। मतलब अलग अलग सिस्टम्स हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के। और नंबर्स क्या हैं? नंबर्स हैं कि हमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करना है ना। मतलब 5 है, 10 है, हमें उसको रिप्रेजेंट तो करना है। तो वो जो सिंबल है दैट इज़ नंबर। अब 5 को लिखने के लिए जो सिंबल है इसको हम नंबर बोल रहे हैं। तो नंबर तो इतनी बड़ी बात नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम यहाँ पे जो सिस्टम से डील करेंगे दैट इज़ डेसिमल सिस्टम। हाँ, आने वाली किसी एक वीडियो में मैं बता दूंगा कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टाडेसिमल में। मतलब ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल भी हैं। तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि आपको एक नंबर दे देंगे, मान लो 654, और बोल देंगे इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर दो। तो बाइनरी में तो सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ ना 6 आएगा, ना 5 आएगा, ना 4 आएगा। तो हम उस लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल वी नीड टू नो इस डेसिमल सिस्टम क्या है। डेसिमल सिस्टम जिसमें 10 डिजिट्स का यूज़ होगा, नाम से ही पता चल रहा है, DEC। डेकागन भी तो सुना होगा आपने, 10 साइडेड फिगर। तो डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट्स होंगे 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सभी डिजिट से मिलकर जितने नंबर्स बनेंगे वो सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? डेसिमल सिस्टम में। और सबसे बड़ा सेट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का कौन सा होता है? सबसे बड़ा सेट, मतलब उसी के अंडर आ जाएंगे बाकी सारे नंबर्स। तो ऐसा सेट आपके दिमाग में कौन सा आ रहा है? मतलब हमें लगता है कि शायद सबसे बड़ा सेट इंटीजर्स का होता है, कुछ बच्चे होल नंबर्स का बोलते हैं, कोई नेचुरल नंबर बोलता है, कोई बोल देता है रियल नंबर जो थोड़ा ज़्यादा पड़ा हुआ होता है। लेकिन सबसे बड़ा सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अगर आपने 11th-12th में मैथ पढ़ा है तो यू मस्ट नो अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सबसे बड़ा सेट होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपने अगर देखा होगा तो वो ऐसा दिखता है, 6 + 3 आयोटा, इस फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कि उसका एक तो उसका रियल पार्ट होता है, लेकिन दूसरा उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। मैं इसको इमेजिनरी क्यों बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। और मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिख भी दिया आपके सामने कि ऐसा होता है वो, 6 + 3 आयोटा, 2 + 5 आयोटा, 2 - 7 आयोटा। उसमें एक आयोटा वर्ड आ रहा है। शायद आपने अगर 10th तक मैथ पढ़ा तो आपको आयोटा की कोई नॉलेज नहीं होगी। जिसने 11th-12th में पढ़ा है या ग्रेजुएशन की है, BSc या इंजीनियरिंग की है, तो दैट स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट आयोटा। आयोटा होता है √(-1). अब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो भाई तभी तो इमेजिनरी के बोल रहे हैं उसको। इमेजिनरी मतलब ऐसा नंबर सिर्फ हमारी कल्पना में हो सकता है, रियलिटी में ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। रियलिटी में तो ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो आयोटा इज़ एन इमेजिनरी नंबर बिकॉज वो है √(-1). रूट के अंदर नेगेटिव, इवन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देख लो आप, इट्स -1। तो हमने पढ़ा हुआ कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो वो तो पॉजिटिव होता है। हमने तो यही पढ़ा है कि भाई 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा, इवन -4 का स्क्वायर करोगे स्टिल 16 होगा। तो स्क्वायर करने पे तो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव हो जाते हैं, बट आयोटा तो स्क्वायर पे भी नेगेटिव ही रहा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 ही आएगी। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। तो किसी नंबर का स्क्वायर करने पे इट्स स्टिल नेगेटिव। तो ऐसा नंबर रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना। तो दैट्स वाई इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में रखते हैं हम आयोटा वाले नंबरों को। हाँ, आयोटा के साथ जो है वो तो रियल पार्ट है,
बट हम इस पूरे को इमेजिनरी पार्ट ही बोलेंगे क्योंकि वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वो जब उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको एक नंबर कंसीडर करेंगे हम। सो दिस इज़ रियल पार्ट एंड दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी नंबर में आपको कुछ नहीं याद रखना, आयोटा इज़ एन इमेजिनरी नंबर, और आयोटा के साथ मिलके जो भी नंबर होगा वो इमेजिनरी पार्ट में आ जाएगा और बचा हुआ ही हो जाएगा रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा शामिल नहीं है। आपको बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए आयोटा है क्या। आयोटा की वैल्यू है √(-1) और आयोटा स्क्वायर होता है -1। आज तक इस पर क्वेश्चन आया नहीं है, इतना पता होना चाहिए बस। इससे ज़्यादा मैं जा ही नहीं रहा इमेजिनरी नंबर में कि इसमें फिर इसका कॉन्जुगेट या मॉडुलस वगैरह क्या करना, वो सब हायर मैथमेटिक्स की बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें पढ़ना है मेनली रियल नंबर्स, मतलब हमें जिसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है वो पढ़नी है रियल नंबर्स की। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर से ऊपर भी दुनिया है। आप ये मत सोचो कि यहीं से दुनिया स्टार्ट होती है। इससे सबसे बड़ा सेट जो है मैथ में वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। देखो जब हम छोटी क्लासों में थे तो हमें लगता था नंबर्स ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे 5th 6th में पहुंचे तो XY आ गए, तो थोड़ा दुख होने लगा कि यार मैथ में भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। फिर जब तक तो XY से तो कोई दिक्कत नहीं थी, स्टार्टिंग में ठीक लगा। हमें अलजेब्रा अभी इतना बड़ा वर्ड हमारे दिमाग में घुसा नहीं था। फिर 9th 10th में ये थोड़ा और भयंकर रूप ले लिया इसने, और ग्रेजुएशन में तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आ गया जो कि टोटली ही थ्योरम्स बेस्ड है। मतलब उसमें तो आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें तो समझ ही नहीं आएंगी। तो मतलब धीरे धीरे जो मैथ है ये जितना आपको लगता है कि इतना सही है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे 10th तक तो आपको लगता होगा क्या ही है मैथ, सरफेस एरिया वॉल्यूम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, ये थोड़ा बहुत बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स वाला क्वेश्चन आ जाते हैं, एक आधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्राइंगल्स है, दैट्स इट। 11th 12th में जाओ तो पता चलता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नाम की भी कोई चीज़ है। फिर 3D ज्योमेट्री आ जाती है। अभी तक तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ 2 डायमेंशंस में पढ़ते थे, 3 में इमेजिन करना ही मुश्किल काम है। तो इसका कोई एंड नहीं है मैथ का। आप इसमें जितना डीप घुसोगे तो पता चलेगा ये एक समुंदर है। मतलब इसमें जितना जाओगे आगे ख़त्म ही नहीं है, एंड ही नहीं है कहीं पे। इवन जो MSc भी कर लेता है वो भी पूरा मैथ नहीं जानता है, अभी और इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो हमें इस हद तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए। तो हमने मेनली पढ़ना है रियल नंबर्स, और रियल नंबर की अगर क्लासिफिकेशन करें तो कितने हिस्सों में बांट सकता हूँ मैं रियल नंबर्स को ऊपर ऊपर से। मतलब सीधा नेचुरल या होल नंबर पे मत आओ। अभी रियल नंबर हो सकता है डेसिमल या फिर इंटीजर। रियल नंबर इधर डेसिमल होगा या फिर इंटीजर होगा। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ समझानी है मेनली। इतना शायद आप नोट कर चुके हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलो और इसके नोट्स बनाते चलो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज ये ट्री जो है अच्छे से बनाना। मेरा तो बोर्ड पे फिट नहीं आएगा पूरा, बट आप एक बड़ा वाइट पेज यूज़ कर सकते हो क्योंकि एक पेज पे ये अच्छा लगेगा अगर सारा एक ही पे कवर हो जाएगा। तो रियल नंबर्स मैंने बोला या तो डेसिमल होंगे या इंटीजर होंगे। इंटीजर से तो आप सभी लोग परिचित होंगे कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर में नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाते हैं और अपने नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। मतलब ये -∞ से स्टार्ट होगा और -5, -4 सो ऑन, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू +∞। मतलब इसमें जो आप नॉर्मल नंबर सोच सकते हो इसमें डेसिमल नहीं आना चाहिए, ना ही इसमें फ्रैक्शन आनी चाहिए। इसमें बिल्कुल सीधे सीधे नंबर आएंगे, नेगेटिव भी आ जाएंगे, 0 भी आ जाएगा और पॉजिटिव भी आ जाएगा। इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले हम जो मेन चीज़ है समझने वाली वो है डेसिमल्स। डेसिमल्स मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? 2। एक होते हैं रिपीटिंग या कह सकते हो टर्मिनेटिंग, और दूसरे हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जो तो टर्मिनेटिंग है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं देते, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले भी हो सकते हैं और नॉन रिपीटिंग वाले भी हो सकते हैं। आपको बुक्स में रिपीटिंग वर्ड नहीं दिखेगा, रेकरिंग दिखेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मतलब बार बार आना, तो बार बार आने को हम रिपीटिंग भी तो बोल सकते हैं। हम तो आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अब मेरे को ये समझाना पड़ेगा कि पहले ये है क्या, तो मैं थोड़ा इंटीजर वाला पोर्शन अभी रब कर रहा हूँ, इस पर बाद में आते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म हो जाता है इजीली। जैसे मैंने लिखा
5/8। अब 5/8 की डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है आपको, तो हम छोटी क्लासों में क्या करते थे कि 5 को 8 से डिवाइड कर लेंगे। तो 8 के टेबल में 5 नहीं आता तो हम यहाँ 0 लगा देते थे और यहाँ 0 पॉइंट पहले स्टार्ट कर देते थे। फिर 8 6 ज़ा 48, 20, 8 2 ज़ा 16, 40, 8 5 ज़ा 40। सो 5/8 की डेसिमल एक्सपेंशन आ गई 0.625। क्या ये ख़त्म नहीं हो गया? इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ गया? जब रिमाइंडर 0 आ गया इट मीन्स ये कुछ लिमिटेड है ना, ये फाइनाइट डिजिट्स में ख़त्म हो गया ना। सो दैट्स वाई ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया मतलब ख़त्म हो गया। इसके बाद थोड़ी ना आएगा कुछ। क्या इसके बाद कुछ आएगा? हाँ, ज़बरदस्ती के ज़ीरोज़ लगाने हैं तो लगा सकते हो, क्योंकि ज़ीरोज़ का कोई एंड नहीं होता। ज़ीरो जितने मर्जी लगा दो, बट कोई फ़न नहीं है यहाँ पे ज़ीरोज़ लगाने का, कोई मतलब ही नहीं है। ये तो हुआ छोटी क्लासों का मेथड कि हम डिवाइड कर लेंगे। हम बिना डिवाइड किए भी किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हैं। जैसे आपने आंसर चेक कर लिया 0.625, मैं बिना डिवाइड किए निकाल देता हूँ आपको। अगर आपने 10th क्लास में अच्छे से मैथ पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वहाँ होता था विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग, बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो वहाँ हमने एक रूल पढ़ा था कि भाई डिनोमिनेटर में ऐसा बनना चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 और 5 की कुछ पावर्स बननी चाहिए तो डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अब जैसे मैंने 5/8 लिखा था, तो क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 नहीं लिख सकता? 8 क्या है? 8 तो 2 का क्यूब है, तो मैं 8 को लिख रहा हूँ 2 का क्यूब। 2 की पावर बन रही है कुछ, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन इसकी एक्सपेंशन कैसे पता की जाए? उसके लिए जितनी 2 की पावर है ना, इतनी 5 की पावर भी होनी चाहिए नीचे। देखो इतना तो समझ आ गया कि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यही दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक हो तब भी काम चलेगा, जैसे नीचे सिर्फ अगर 5 की भी पावर आ जाए तब भी ठीक है। डिनोमिनेटर की बात करो, न्यूमरेटर की नहीं। न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, जो मर्जी हो, जैसे यहाँ 5 हो या 7 हो, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर होनी चाहिए बस। सिर्फ 2 की हो तब भी चलेगा, सिर्फ 5 की हो तब भी चलेगा, दोनों की हो तब भी चलेगा। इसके अलावा 3 की पावर नहीं चाहिए, 6 की पावर नहीं चाहिए, 7 की पावर नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो 2 का क्यूब तो ऑलरेडी था, यहाँ तो 8 लिखा था, मैंने 8 को रिप्लेस कर दिया 2 के क्यूब से। 8 इज़ व्हाट? 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैंने बोला जितनी 2 की पावर है इतनी 5 की भी पावर क्रिएट करो, तो इट मीन्स इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 क्यूब से। बट मैथ में क्या आप ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो? ऐसा तो गलत है ना। तो न्यूमरेटर में भी ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी क्लासों में हम करते थे ऐसा। हमें जब बोलते थे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखो, तो हम क्या करते थे? 2/3 को 2/2 से मल्टीप्लाई करके 4/6 लिख देते थे। तो 2/2 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि ये तो कट के 1 ही बनेगा, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो इट डजेंट मैटर, वो तो सेम ही चीज़ रहती है। तो वही चीज़ अगर मैं इसको भी 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको भी 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा 5 की पावर 4 और नीचे बन जाएगा 10 की पावर 3। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इज 10 की पावर 3। अब 5 की पावर 4 आपको आनी चाहिए। 5 की पावर 4 का मतलब है 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करो। 5 5 से 25, 25 5 से 125, 125 5 से 625, तो ये आ जाएगा 625 अपॉन 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। अब हमें पता है नीचे जितने ज़ीरो हो उतने के बाद ऊपर डेसिमल लग जाता है, तो 0.625। तो पहले भी देख लो आंसर यही आया था, बट ये है विदाउट एक्चुअल डिवीज़न। आपको कोई बोल सकता है ना, अगर आप कल को 10th को ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये सब, वरना आप कैसे पढ़ाओगे? आप क्या बोलोगे? डिवाइड करके चेक कर लो। ऐसा नहीं कर सकते थे ना। बिना डिवाइड किए जस्ट बाय सीइंग द डिनोमिनेटर मैं बता सकता हूँ ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, और बता नहीं सकता हूँ सिर्फ, मैं उसकी एक्सपेंशन भी निकाल सकता हूँ बिना डिवाइड किए। बस आपने स्टार्टिंग में ही नोट कर लेना है। जैसे 3/20 ले लेते हैं एक, और अच्छे से समझ आएगा आपको। जैसे 3/20 मिल गया आपको, तो 3 को 20 से डिवाइड करने मत बैठो, इस 20 पे फोकस करो। 20 क्या है? 20 इज़ 5 इंटू 4। 20 इज़ 5 इंटू 4 ना, तो मैं 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ कि नहीं? और 4 क्या 2 की पावर 2 नहीं होता? 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं 4 को हटा के 2 की पावर 2 कर रहा हूँ। तो आपने नोटिस किया कि डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 2 और 5 की ही पावर आ रही है,
तो ये गारंटीड बात है कि 3/20 जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। लेकिन आएगा कितना? तो मैंने कहा जितनी पावर 2 की हो उतनी 5 की भी चाहिए। तो 2 की तो पावर 2 है, लेकिन 5 की पावर सिर्फ 1 है, तो 5 की पावर भी 2 चाहिए। तो कितने 5 कम पड़ रहे हैं? एक। तो डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तभी तो 5 की पावर 2 होगी। इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इज 5 की पावर 2। तो दिस विल बिकम 15/2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। कुछ गलत नहीं है अभी तक, गलत कुछ भी? पहले तो नोटिस किया कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा किसी की पावर नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही थी। और जब पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो फिर नेक्स्ट चीज़ क्या करनी होती है? दोनों की पावर सेम करनी होती है। तो 2 की पावर 2 थी, तो मैंने कहा 5 की पावर भी 2 चाहिए, तो मैंने इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम 15/2 इंटू 5 इज 10 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर इज 100। तो 15/100 कितना होता है? 0.15। तो 3/20 0.15 ही होता है। तो इस तरह से आप कोई भी डेसिमल की एक्सपेंशन निकाल सकते हो। और टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है देख के बता दोगे आप आज के बाद। पेपर में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अब आपको पता है डिवाइड करने नहीं बैठना, सिर्फ डेसिमल देखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना, सॉरी डेसिमल नहीं देखना है, डिनोमिनेटर देखना है। और डिनोमिनेटर में 2 और 5 को ढूंढना है सिर्फ। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और मिल रहा है तो फिर नहीं है। हाँ, कई बार एक गलती लग जाती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक जगह देखा, ये क्वेश्चन आया था 6/15। अब 6/15 में बच्चे पता कितने कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि सर ने तो यही बोला था कि 2 और 5 की पावर होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, जबकि डिनोमिनेटर तो 15 है और 15 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। तो मैंने तो बोला कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और आना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ 3 कहाँ से आ गया? तो एक चीज़ और दिमाग लगाओ कि क्या 3 और 6 कट नहीं जाएंगे? 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। अब बताओ क्या 3 रहा? तो ये भी ध्यान रखो कि क्या जो उन्होंने आपको दिया है क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में भी होना ज़रूरी है। अगर वो कटता है और उसमें 3 है तो क्या दिक्कत है? कट गया ना 3। मुझे मतलब है कि अब ये कितना रह गया? अब रह गया 2/5। मुझे पता है 2/5 की जो एक्सपेंशन है वो बिल्कुल टर्मिनेटिंग आएगी। 2/5 तो मैं ओरली बता सकता हूँ 0.4। ये तो इतना बड़ी चीज़ नहीं थी कि मैं इसके लिए पूरा प्रोसीजर लगाऊं कि इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इधर भी 2 से करूँ। कर सकते हो। खैर, यहाँ 5 की पावर 1 है तो इसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, नीचे बन जाएगा 10। तो 4/10 कितना होता है? 0.4। तो सिर्फ एक बारी देख के ये नहीं देख लेना कि नीचे 15 आ गया, 15 में 3 आ गया, ये सीधा सीधा नॉन टर्मिनेट होंगे। नहीं, वो भी टर्मिनेटिंग हो सकता है। देखो कहीं 3 कैंसिल तो नहीं हो रहा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर जैसे नीचे कई बार 75 दे दिया होता है, जैसे कहीं पे दे दिया 48/75, तो आप देखोगे 75 तो 25 इंटू 3 होता है। 75 कैन बी रिटन एज 25 इंटू 3। 25 तो ठीक है 5 का स्क्वायर, लेकिन 3 आ गया तो कोई परेशानी नहीं है, 3 और 48 कट जाएंगे। 3 1 ज़ा 3 16 ज़ा। तो कई बार 3 सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है, बाद में उसने वैनिश हो जाना होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम इसको इजीली कर लेंगे। देखो 25 तो है अपने पास। 25 क्या होता है? 25 होता है 5 की पावर 2। अब 5 की पावर 2 है तो बहुत बढ़िया, बस ज़रूरत किसकी है? 2 की पावर 2 की। तो नीचे भी 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी करो। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 16 4 ज़ा 64 और नीचे आ जाएगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 विच इज़ इक्वल टू 0.64। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल पहचानने में कोई गलती करोगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको नहीं आती होंगी, हालांकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट आपको नहीं आती होंगी, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। बिकॉज हमने छोटी क्लासों में मैथ बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है। दैट्स द रीज़न कि हम कम्पिटिटिव में सफ़र कर रहे हैं आज के टाइम पे। जिस बच्चे से पूछो वो पता क्या एक्सक्यूज़ देता है कि मैंने 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ा। गलती वहाँ नहीं है, गलती ये है कि आपने 10th तक अच्छे से नहीं पढ़ा। 10th के बाद पढ़ा या नहीं पढ़ा, मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज़ कर रहा हूँ कहीं पे भी नहीं कर रहा, मैं सेट थ्योरी यूज़ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं रिलेशन फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूँ ना। तो वो तो 10th तक पढ़ना था आपको, जो आपने नहीं पढ़ा है तो कसूर आपका यहाँ पे है बस। जबकि आप आगे इस चीज़ पे कर देते हो कि मैंने 10th के बाद नहीं पढ़ा अपनी कमी छुपाने के लिए।
आपने 10th के बाद पढ़ा या नहीं पढ़ा, इट डजेंट मैटर। ये जो कॉम्पिटिटिव का सिलेबस है, जो आपका जूनियर असिस्टेंट का या SSC CGL का है, इसमें 10th तक का ही मैथ आता है। इसमें कुछ आगे की चीज़ें नहीं पूछी जाती। इवन जो ट्रिग्नोमेट्री भी आती है बिल्कुल बेसिक आती है, हाँ, लेकिन बेसिक में भी वो अच्छे कंसेप्ट पूछते हैं बीच में से खुरेद के। बहुत सारी चीज़ें जो आपको सिखाना चाहता हूँ, लेकिन वही है कि वीडियो लंबी हो जाती है और टाइम परमिट नहीं करता इतना ज़्यादा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की दोनों टाइप्स पे। रिपीटिंग पे भी चलते हैं और नॉन रिपीटिंग पे भी चलते हैं। देखो, रिपीटिंग में आप ले सकते हो, ले लो आप 1.16666, ऐसा डेसिमल हो सकता है। 1.16666 बार बार आएगा 6। अब ये कैसा डेसिमल है जी? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ख़त्म तो नहीं हो रहा है ना। सो ऑन का मतलब है कि ख़त्म तो नहीं हो रहा, ये पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होगा। इनफाइनाइट बार 6 आएगा इसमें, यहाँ पे कोई लिमिट थोड़ी है 6 कितनी बार आएगा। तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो गारंटीड बात है। सो ऑन से तो यही पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी टाइप है, रिपीटिंग वाली की नॉन रिपीटिंग वाली? तो पता चला ये तो रिपीट हो रहा है। क्या ये 6 बार बार नहीं आ रहा? तो ये तो रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग वाली टाइप है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1.16 बार? हमने पढ़ा हुआ है कि जो चीज़ रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर बार डाल दो। सिर्फ 6 ही रिपीट हो रहा था तो मैंने 6 के ऊपर बार डाल दी। अब हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं यहाँ डेसिमल से सीधा आपको रैशनल नंबर पे लेके जा रहा हूँ। देखो, टर्मिनेटिंग वाला तो रैशनल नंबर होता ही है। जैसे अभी हमने देखा था 3/20 का आंसर क्या आया था, 0.15। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल था ना, टर्मिनेट हो रहा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो क्या मैं इसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहा हूँ? बहुत ईजिली लिख पा रहा हूँ। और जिस भी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख पाते हो आप, क्या वो रैशनल नंबर नहीं होता? तो हर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर है। यहाँ कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर है, हर एक। कोई ले लो आप, जैसे मैंने एक लिया था जिसका आंसर 0.625 आया था, एक अभी लिया था जिसमें 64 अपॉन समथिंग लिया था। मतलब जितने भी आप ले रहे हो, जो भी जिसका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कहीं पे कुछ भी ले लो, 0.16 ले लो, तो 0.16 क्या है, 16/100। 16/100 मतलब 4 4 ज़ा 425 ज़ा। तो क्या ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा गया? बहुत ईजिली लिखा गया। तो जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं दे आर रैशनल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल तो रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अब ये भी रैशनल नंबर कैसे है, पहले एक इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने ये डेसिमल बहुत बार देखा होगा, 0.33333। आपने बड़ा कॉमन डेसिमल है, बहुत बार देखा होगा। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 0.3 बार? क्योंकि इसमें 3 तो रिपीट हो रहा है बार बार, तो 3 पे बार डाल दो। तो ये तो आपको पता होगा ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1/3 के बराबर। आप कैलकुलेटर पे 1 को 3 से डिवाइड करोगे, यही आएगा। अब ये 1/3 हमें कैसे पता चले? तो एक तो है 9th क्लास का मेथड कि लेट x इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो 10x इज इक्वल टू 3.333। हम उस पर नहीं जा रहे, हम एक्चुअल मेथड सीखते हैं कि जो पेपर में अप्लाई करना है। मैं पूरी वीडियो एक बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि बार कैसे हटाते हैं। ये शायद नंबर सिस्टम में 7वें 8वें वीडियो तक आपको पता चल जाएगा। बार हटाने वाला कोई क्वेश्चन दिख जाए, आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। बड़े से बड़ा क्वेश्चन, चाहे जो SSC के टायर 2 में आया हो, मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है। तो इसका आंसर 1/3 कैसे लिखना है वो बताता हूँ। देखो कितने के ऊपर बार है, एक ही के ऊपर बार है ना, तो जिसके ऊपर बार है वो लिखो। अब कितने डिजिट्स पे बार थी, एक ही पे, तो नीचे कितने 9 आएंगे, 1। पहले वो नंबर लिखो जिस पे बार है, तो वो तो 3 ही है। फिर गिनो कि कितने नंबरों पे बार है, एक ही पे है तो नीचे एक ही 9 आएगा। जैसे कल को ऐसा दिख जाए कहीं पे 0.72 बार, तो यहाँ पता चल रहा है कि ये इससे पहले कैसा दिख रहा होगा, ये ऐसा दिख रहा होगा 0.72 72 72 सो ऑन। तो यहाँ सिर्फ एक डिजिट नहीं रिपीट हो रहा, यहाँ 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। साफ दिख रहा है कि बार बार 72 72 72 आ रहा है। तो बार किस पे डलेगा, 72 पे डलेगा। बार डलने का मतलब जितनों पे बार डला वो उतने की रेपिटेशन हो रही है। तो मैंने भी बताया कैसे रिमूव करना है। तो जितनों पे बार है पहले वो लिखो, तो 72 पे है तो 72 आ जाएगा। और नीचे उतने 9 आएंगे जितने डिजिट्स पे बार है। 2 डिजिट्स पे बार है तो नीचे 99 आ जाएगा। और 72/99 कट भी रहा है 3 के टेबल से, 324 सा 333 सा, अभी भी कट रहा है।
3 8 सा 3 11 सा, तो 8 को 11 से डिवाइड कर लेना, पता चलेगा कि यही आता है। तो देख लो कितनी इजीली मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख पाया। तो 3/9 को काटोगे तो क्या बनेगा, 1/3 तो बनेगा, तो मैंने 1/3 सीधा लिख दिया था। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होते हैं ना, दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q एंड दैट्स वाई दे आर रैशनल नंबर्स। अभी मैंने जो सबसे पहले लिखा था इसको भी चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अभी आप सिर्फ इतनी बात मेरी मान के चलो कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है वो रैशनल होता है। ये बार कैसे हटाना है ये मैं अभी सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि बार रिमूव करना बच्चों का खेल है, विद इन सेकेंड्स हो जाता है। जैसे इसमें करना हो तो सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 0.16 बार। इस मैंने 1 को अलग कर लिया क्योंकि ये तो डेसिमल का पार्ट ही नहीं है, ये अलग है, तो इसको अलग से काउंट करेंगे। इसको चेंज करना ना, अब ये तो ऐसा नंबर आ गया जिसमें एक के ऊपर बार है एक के ऊपर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करना होता है, पहले पूरा नंबर लिखना होता है जो कि 16 है, उसमें से वो पोर्शन माइनस करना होता है जिस पे बार नहीं है। तो 1 पे बार नहीं है तो 1 माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय नीचे उतने 9 आएंगे जितनों पे बार है, एक ही पे बार है तो नीचे एक ही 9 आएगा, और उतने 0 आएंगे जितनों पे बार नहीं है, तो एक पे बार नहीं है तो एक ही 0 आएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 15/90, और 15/90 होता है 1/6। सो ये क्या बन गया, इसकी वैल्यू बन गई 1/6, तो ये बन जाएगा 1 + 1/6 विच इज़ इक्वल टू 7/6। तो आप कैलकुलेटर पे 7 को 6 से डिवाइड कर लो, यही आएगा। मैंने कितना टाइम लगाया इसको चेंज करने में, और ये एक्सपर्ट मैं आपको भी बना दूंगा। मैं अभी ये नहीं सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, मैं तभी जल्दबाजी में बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करूँगा हाउ टू रिमूव रेकरिंग डेसिमल, मतलब पूरा टॉपिक है एक, तो फिर अभी बताने का कोई मतलब नहीं। इतना समझ लो कि जिधर बार लगा होगा ना वो p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज़रूरी नहीं कि वो बार लगा के दे, वो ऐसे भी दे सकता है। तो समझ लो जिधर रेपिटेशन हो रही है, जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है वो रैशनल नंबर होता है। तो ये भी रैशनल नंबर होते हैं, ये भी रैशनल नंबर होते हैं, ये नहीं होते, ये इररैशनल होते हैं। अब ये इररैशनल कैसे होते हैं वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। अब इररैशनल मैं किनको बोल रहा हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे लेकिन नॉन रिपीटिंग होंगे, वहाँ रेपिटेशन किसी चीज़ की नहीं होगी। जैसे √2 की वैल्यू हम कैलकुलेशन के लिए कितनी से लेते हैं, 1.414। क्या इसकी वैल्यू एक्चुअल में इतनी सी होती है? इसकी वैल्यू एक्चुअल में जो मैंने पूरी लिखी है कैलकुलेटर से वो है, पूरी नहीं है, जितनी कैलकुलेटर की औकात थी उतनी लिख पाया हूँ। क्या कोई पैटर्न बन रहा है, क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है? अब इसको रेपिटेशन मत बोलना कि 1 यहाँ भी दिख रहा है 1 यहाँ भी दिख रहा है, रेपिटेशन होती है कॉन्टीन्यूसली। जैसे पिछले में लिखी थी 1.166666, बार बार 6 आ रहा था, कॉन्टीन्यूसली आ रहा था, तो एक पैटर्न बन रहा था, मैं 6 के ऊपर बार लगा सकता था। मैं यहाँ बार किस पे लगाऊँ, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। 4 1 4 2 1 3 5 6 2, आगे अगर आपके पास थोड़ा और अच्छा कैलकुलेटर होगा तो मे भी कुछ और डिजिट्स आप लिख सकते हो। कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं बन रहा, कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग भी है, यहाँ रेपिटेशन नहीं हो रही, दैट्स वाई ये इररैशनल नंबर है। और सिर्फ √2 इररैशनल नंबर नहीं है, √3 भी है। ऐसे सभी रूट्स जिनकी वैल्यू रूट से बाहर नहीं आती वो इररैशनल आएंगे। जैसे √4 नहीं आएगा इस कैटेगरी में, क्योंकि √4 की वैल्यू तो 2 होती है, तो √4 नहीं लिखोगे आप यहाँ पे। आप यहाँ पे ऐसे रूट्स लिख सकते हो जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू बाहर नहीं आएगी, जैसे √5 आ जाएगा, √7 आ जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू हम कैलकुलेशन के लिए इतनी सी लेते हैं, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है 1.732, बहुत बड़ी वैल्यू है इसकी। इसकी भी पूरी वैल्यू क्या है, 050 807 एंड सो ऑन। कोई पैटर्न नहीं बन रहा, 732 050 807, √7 ले लो। हमें पता 7 का क्यूब रूट नहीं निकलता, क्यूब रूट 8 का निकलता है, 8 का क्यूब रूट होता है 2, 7 का थोड़ी कुछ क्यूब रूट निकलेगा, तो इसका निकलता है 1.91293118 सो ऑन। कोई पैटर्न नहीं बना। अगेन जहाँ कोई पैटर्न ना बने, कोई रेपिटेशन ना हो, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स के एंड में सो ऑन ज़रूर होना चाहिए कि ख़त्म नहीं हुआ। अगर ख़त्म हो गया तो फिर तो ये इस कैटेगरी में फॉल कर गया और फिर ये रैशनल नंबर बन गया। तो ये सारे के सारे इररैशनल नंबर हैं। और एक आपका बहुत ही चहीता इररैशनल नंबर है पाई।
अब पाई को लेके बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, वो कहते हैं कि पाई की वैल्यू तो हमने 22/7 पढ़ी हुई है। तो भाई साहब 22/7 आपने जो वैल्यू पढ़ी है वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है, ये इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है। 22/7 ले लो या 3.14 ले लो, ये इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है। ये तो सिर्फ वही, जैसे √2 की वैल्यू आपने इतनी सी मानी हुई थी अभी तक, √3 की वैल्यू आपने इतनी सी मानी हुई थी, तो ये तो सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए होती है। कई बार हम √3 की वैल्यू सिर्फ इतनी सी लेते हैं कि 1.73 ले लो। जैसे आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन कर रहे होते तो उसमें √3 बड़ा कॉमन है, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, वहाँ यूज़ हो जाती है, तो फिर तो वहाँ 1.73 से काम चलाते हैं हम। क्वेश्चन करने के लिए वैल्यू लेना अलग बात है, अदरवाइज़ पाई की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती। पाई की वैल्यू नेवर एंडिंग है, पता नहीं 70-75 हज़ार तक लोगों को डिजिट्स याद हैं पाई की वैल्यू के। तो मैंने कुछ डिजिट्स लिखे हैं, विच इज़ 3.141592653589 सो ऑन। ये है पाई की वैल्यू, और ये तो सिर्फ इतनी सी है, पूरा बोर्ड भी भर जाएगा फिर भी पाई की वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा। 1415965, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। सो आज से आप याद रखोगे पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, 22/7 इसकी वैल्यू नहीं है। 22/7 सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए वैल्यू है इसकी, अदरवाइज आप बोलोगे इसको तो p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये तो रैशनल नंबर है। नो, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, इसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो डेसिमल्स को हमने दो कैटेगरीज में बांटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखे और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखे, और नॉन टर्मिनेटिंग को फर्दर दो कैटेगरीज में बांटा कि नॉन टर्मिनेटिंग वाले रिपीटिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं। और फिर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो p/q की फॉर्म में बड़े मज़े से लिखे जा रहे हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग वाले हैं इनको भी मैंने रैशनल नंबर बोला, क्योंकि मैंने इनको बताया p/q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। हालांकि पूरी तरह नहीं बताया, बट मैंने कहा ये हो जाते हैं, तो फिलहाल मान के चलो कि ये हो जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वालों को नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे बार किस पे लगाऊँ, कोई रेपिटेशन हो ही नहीं रही। जब मैं बार नहीं लगा सकता तो मैं बार हटाऊँगा कैसे, तो ये सारे के सारे इर्रेशनल आ जाएंगे। तो डेसिमल्स जो हैं रैशनल और इर्रेशनल में फर्दर स्प्लिट हो गए, मतलब ये जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर है ये डेसिमल की टाइप्स हैं। हर एक डेसिमल को आप बता सकते हो कि ये रैशनल नंबर होगा कि इर्रेशनल नंबर होगा। आपके सामने कैसा भी डेसिमल पेपर में आ जाए, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर, तो आप देखोगे कहाँ कहीं बार का स्कोप बन जाए, या बार का स्कोप बन जाए, या कहीं पे सो ऑन नहीं दिखे तो वो रैशनल नंबर। जैसे सो ऑन नहीं दिखेगा तो मतलब वो टर्मिनेटिंग है, और कहीं बार दिख गई तो मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट वो रिपीटिंग है, तो वो चेंज हो जाएगा। तो आपको वहाँ चेंज करके नहीं दिखाना है, सिर्फ बताना कि ये रैशनल कौन सा है इनमें से। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर क्या है, वो दोनों डेसिमल की टाइप्स हैं। और फिर आते हैं हम अब इंटीजर्स पे वापस। अभी तक मैंने बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट मैंने कहा मेनली डेसिमल हो सकता है या इंटीजर होगा। डेसिमल मैंने कहा या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो या तो रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग हुआ या रिपीटिंग हुआ तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। रैशनल नंबर का मतलब होता है जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, q 0 नहीं होना चाहिए। अब ये जो q 0 नहीं होना चाहिए, इसके पीछे देखो क्या लॉजिक है। बहुत बारी आपने पढ़ा होगा कि q 0 नहीं चाहिए मेरे को, p चाहे 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब q 0 हो जाएगा तो कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी कि नहीं, 4/0 मतलब p की वैल्यू 4 ले रहा हूँ, q की वैल्यू 0 ले रहा हूँ। अब ये 0 क्यों नहीं चलेगा, ध्यान से समझना ये बात। अगर मैं कहीं पे लिखूँ 6/3 तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे, 2। आप बोलोगे 6/3 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। बहुत मज़े से हर बच्चा बता देगा कि 6/3 होता है 2। अब ये 2 पता क्या नंबर है जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और वापस 6 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एक और एग्जांपल देख लो आप, कहीं पे लिखा हो 12/4 तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे, आप बोलोगे 3।
12/4 इज़ 3। हर बच्चा बता देगा कि 12/4 3 होता है। 3 एक ऐसा नंबर नहीं है कि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ और ये वापस मेरे को 12 दे देगा। 4 × 3 मेरे को वापस 12 देगा कि नहीं। इट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ बनती है कि नहीं बनती। ये ध्यान से समझने वाली बात है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये चीज़ बनती है। अब मुझे बताओ कि मैं 0 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 0 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 बन जाए। बोलो 0 का टेबल। 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, 0 4 0। तो 0 के टेबल में तो 4 नहीं आने वाला, यहाँ आ जाएगा। जहाँ तक मेरी समझ है कि 0 को अगर 1 करोड़ से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा। तो क्या ये ऐसा नंबर मैं सोच पा रहा हूँ जो मेरे को यहाँ 4 दे देगा। आपने अभी बोला ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए, तो मेरे को बताओ 0 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए। तो ऐसा नंबर मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, तो आप कहाँ सोच पा रहे हो। ऐसा नंबर हमारी कल्पना से ही बाहर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड लिखते हैं कि नहीं, कि ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर सकते हम कैसे बताएंगे यहाँ पे क्या आएगा। और किसी किसी जगह आपने इनफाइनाइट पढ़ लिया होगा कि यहाँ इन्फिनिटी दे दिया होता है। अब इन्फिनिटी के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है कि यार ये एक बहुत बड़ा नंबर है इन्फिनिटी, तो शायद 0 को किसी बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना बड़ा नंबर कि जो हम सोच भी नहीं पा रहे, फिर शायद यहाँ 4 बन जाए। मतलब इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। इन्फिनिटी अगर एग्जैक्ट वैल्यू हो फिर तो मज़ा आ जाए। इन्फिनिटी कोई वैल्यू ही नहीं है, सीधी सीधी बताऊँ आपको बात। तो इन्फिनिटी यहाँ पे ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू नॉट डिफाइंड, क्योंकि नॉट डिफाइंड होती है 0/0। अब नॉट डिफाइंड कौन सी फॉर्म होती है जिसके 2 आंसर बनते हैं, ये कभी बाद में बात करेंगे। 0/0 इज़ नॉट डिफाइंड एंड 4/0 इज़ इन्फिनिटी। अब ये नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी का फ़र्क किसी और वीडियो में बताऊँगा। मतलब ये मुझे भी 12th में ही सीखने को मिला था कि मुझे पता था कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वो होती है जिसमें 2 आंसर बन रहे हो। यहाँ तो एक ही आंसर बन रहा है। अब 2 आंसर के बाद में बताऊँगा कभी, अभी नहीं, वीडियो और लेंथी हो जाएगी। फ़िलहाल आपको ये समझ आया कि यहाँ मैं ये नंबर सोच ही नहीं पा रहा था। जब सोच ही नहीं पा रहा था तो मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया इन्फिनिटी। दैट्स वाई हम इसका आंसर इन्फिनिटी लिखते हैं। तो इन्फिनिटी कैसा नंबर होगा, क्या सोचा आपने इन्फिनिटी कैसा नंबर होगा। तो मैं उसको कहाँ डालूंगा, वो मैं रैशनल में भी डाल देता हूँ, वो मैं इंटीजर्स में भी डाल देता हूँ। तो उसके बारे में फ़िलहाल हम बात नहीं करेंगे। दैट्स वाई हम कहते हैं यहाँ 0 नहीं चलेगा। यहाँ 0 डालोगे तो वो कुछ और ही बात बन जाती है, इसलिए Q नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है। तो अब हम इंटीजर्स पे आएंगे। ये वीडियो पूरी देखोगे तो मज़ा आएगा आपको। मैं चाहता तो इसको 2 पार्ट्स में भी बना सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए, चाहे 50 मिनट की वीडियो बन जाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक ही में सारा समझ आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। और आपको ये वीडियो 2-3 बार देखनी पड़ेगी, सिंगल टाइम में नहीं समझ आने वाला। फिर मुझे ब्लेम करोगे कि हमें ये समझ नहीं आया। आपको एक से 2 बार तो देखनी पड़ेगी मिनिमम। हो सकता है कि अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ बीच बीच में तो वीडियो की मतलब स्लो कर दो थोड़ी स्पीड। 0.75 पे देख लो या 0.5 पे। इंटीजर से पहले आपको एक और चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या फ़र्क है। रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या फ़र्क है, कुछ तो फ़र्क होगा। जो 2 डिफरेंट नाम हैं इनके, एक को मैं रैशनल नंबर बोल रहा हूँ, दूसरे को मैं फ्रैक्शन बोल रहा हूँ। रैशनल नंबर भी P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, फ्रैक्शन भी P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है। ये फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन है, ये सभी फ्रैक्शंस हैं और ये सभी रैशनल नंबर भी हैं। तो अंतर क्या है दोनों में, कुछ तो डिफरेंस होगा रैशनल नंबर में और फ्रैक्शन में। अगर कुछ नहीं फ़र्क है तो फिर रैशनल नंबर और फ्रैक्शन 2 अलग अलग नाम क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बताता हूँ आपको कि रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। ये एक रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होती। देखो फ्रैक्शन का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट फ्रैक्शन इज़ 8 आवर्स ऑफ अ डे। 8 घंटे एक दिन का कितनवा हिस्सा है। व्हाट पार्ट बोल सकते हो, व्हाट फ्रैक्शन बोल सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि जी इसका यूनिट अगर आवर है तो यहाँ भी आवर में चीज़ चाहिए। तो एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे। तो हम लिखते हैं 8/24 बराबर 1/3। फ्रैक्शन में तो कभी नेगेटिव में बात हो ही नहीं सकती। आपके पास केक था पूरा, इसका 1/3 हिस्सा, इसका 1/4 हिस्सा कर लेते हैं। इसका 1/4 पार्ट किसी ने खा लिया। आपसे पूछा पीछे कितना बचा, तो पूरे केक को हम 1 बोलते हैं,
1 में से 1/4 कोई खा गया, पीछे बचा 3/4। और बचपन में तो हमें ऐसे सिखाते थे कि जी एक हिस्सा वो खा गया, पीछे कितने बचे हैं 3, तो 3 बचे हैं 4 में से, तो 3/4 आंसर। क्या नेगेटिव आंसर आया? तो फ्रैक्शन एक बात मान लो कि नेगेटिव नहीं होती, 1 से बड़ी हो सकती है, जैसे कि ये 1 से बड़ी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो, 1 से बड़ी होती है। ऐसी फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की आप मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन की आप मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना सकते। अब 9/7 की मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हो, कैसे? 7 से डिवाइड करके, 7 1 7, 2 रिमाइंडर। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले कोशेंट लिखते हैं, फिर यहाँ डिवाइज़र लिखते हैं और ऊपर रिमाइंडर लिखते हैं। तो 1 2/7 कहीं पे लिखा हो तो ये 9/7 होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्स फ्रैक्शन बन जाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन की नहीं बनती। तो फ्रैक्शन प्रॉपर भी हो सकती है, इम्प्रॉपर भी हो सकती है। इम्प्रॉपर वो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, ये होता है न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा गया है। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मेरा फ़र्ज़ नहीं है आपको सिखाना इस टाइम पे, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। माई मेन पॉइंट इज़ कि रैशनल नंबर कैन बी नेगेटिव, रैशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव। रैशनल नंबर ये भी है, दिस इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज 2 कैन बी रिटन एज 2/1। तो रैशनल नंबर एक बड़ा सेट है, फ्रैक्शन एक छोटा सेट है। तो अगर बात करूँ ये चीज़ अगर फ्रैक्शन है तो रैशनल नंबर ये सेट होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में तो सिर्फ पॉजिटिव वाली आ रही हैं। -1/2 जैसी फ्रैक्शंस कहाँ आएंगी, बाहर आएंगी, तो उनको रैशनल नंबर बोला जाता है। इसके लिए फ्रैक्शन वर्ड यूज़ करना गलत है। फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखना कि फ्रैक्शन एक छोटा सेट है, रैशनल नंबर एक बड़ा सेट है। तो फ्रैक्शन इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। फ्रैक्शन में थोड़ी चीज़ें आ रही हैं, रैशनल नंबर में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, सारे नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे उसमें, पॉजिटिव वाले यहाँ पे आ जाएंगे बीच में। तो ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। सारी की सारी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होती हैं, बट सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते। जैसे -6/7 इज़ नॉट अ फ्रैक्शन, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव वाले को मैं फ्रैक्शन में नहीं काउंट करूँगा। अब चलते हैं इंटीजर पे। There are negative integers, there are positive integers and there is ज़ीरो। मैं ज़ीरो को पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज ज़ीरो की साइन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 3 + 0 इज़ 3, 3 - 0 इज़ 3। क्या कुछ फ़र्क पड़ा? बाकी डिजिट्स के लिए तो ऐसा नहीं है। ज़ीरो जब ऐड हुआ तब भी 3 रहा, ज़ीरो जब सब्ट्रैक्ट हुआ तब भी 3 रहा। तो क्या ज़ीरो की साइन कुछ इफेक्ट करती है? नहीं करती। तो ज़ीरो को हम न्यूट्रल बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन। ज़ीरो की साइन कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसको न्यूट्रल इंटीजर मानेंगे। पॉजिटिव में हमारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, और नेगेटिव में आ जाएंगे -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी। तो ज़ीरो की साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सो ज़ीरो इज़ अ न्यूट्रल इंटीजर इन टर्म्स ऑफ साइन। साइन की टर्म्स में न्यूट्रल बोल रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव की टर्म्स में, कि ज़ीरो को यहाँ ना पॉजिटिव मानो ना नेगेटिव मानो, इसको न्यूट्रल मानो। अब अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो क्या आप इस सेट को जानते हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स को आप क्या बोलते हो? पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। वन से लेके जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर ही तो होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर्स। और जब इन नेचुरल नंबर्स के साथ मैं ज़ीरो को भी कंबाइन कर लूँगा तो ये जो पूरा सेट बनेगा, ये किसका सेट बनेगा? होल नंबर्स का। तो क्या मैं आपसे पूछूं इज़ 5 अ होल नंबर? तो आप बोलोगे यस, 5 नेचुरल नंबर तो है, 5 लेकिन होल नंबर भी है, बिकॉज ये पूरा सेट होल नंबरों का है। बच्चों को लगता है ज़ीरो ही होल नंबर है इकलौता। ज़ीरो अलॉन्ग विद ऑल दीज नंबर्स आर होल नंबर्स। ज़ीरो और ये सारे नंबर मिलके होल नंबर का सेट बनाते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? बिल्कुल है। क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नहीं, क्योंकि ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है।
तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स बिकॉज ज़ीरो उस कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा। तो ये मत सोचना कि सिर्फ जीरो ही होल नंबर होता है। 1 इज़ अ होल नंबर, 10 इज़ ए होल नंबर, 12 इज़ ए होल नंबर, 164 इज़ ए होल नंबर। दे आर नेचुरल नंबर्स बट दे आर ऑल्सो होल नंबर्स। लेकिन ज़ीरो सिर्फ होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम इवन ऑड की क्लासिफिकेशन पे। नेगेटिव नंबर्स के बारे में हमें इतनी जानकारी होना कोई ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें पॉजिटिव के लिए ट्रू है वो नेगेटिव के लिए तो है ही। देखो इवन नंबर की डेफिनेशन जो हमें पता है वो यही है कि जो नंबर 2 के टेबल में आते हैं या दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। तो हम कहाँ से लिख देते हैं 2 से, 2 4 6 8 10 12 सो ऑन, दे ऑल आर इवन नंबर्स। और ऑड नंबर में हम लिख देते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7 9 11 13 सो ऑन। ये सारे को हम ऑड बोल देते हैं, उन सभी को हम इवन बोल देते हैं। एक नंबर रह जाता है बेचारा ज़ीरो। ज़ीरो को क्या बोले, ऑड बोले कि इवन बोले? तो बच्चा बोलता है कि ज़ीरो को आप न्यूट्रल रखो, ना ऑड ना इवन। लेकिन ज़ीरो को इवन मान के बहुत फ़ायदा होता है। जब आपसे इवन या ऑड पूछा जाए तो आपको इतनी ही बात करनी है। फिर आपसे अगर क्वेश्चन पुट हो जाए कि भाई ज़ीरो को क्या माना जाए, तो आप बोलोगे कि ज़ीरो को इवन मानेंगे, इससे बेनिफिट होगा। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज कुछ ट्रूथ्स हैं मैथ के, जैसे 2 + 4 = 6। 2 + 4 = 6 का मतलब है 2 एक इवन नंबर है कि नहीं? दैट मीन्स इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन। आप नंबर चेंज भी कर सकते हो, ये चीज़ें ट्रू ही रहती हैं। फिर ले लो इवन प्लस ऑड, जैसे 4 + 5 = 9। दैट मीन्स इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड। ये चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, इवन प्लस ऑड इज ऑड। और तीसरी चीज़ क्या है ऑड प्लस ऑड वाली, 3 + 5 = 8। दैट मीन्स ऑड प्लस ऑड इज ऑलवेज इवन। थोड़ी देर के लिए ज़ीरो को ऑड नंबर मान लो। मैंने बोला थोड़ी देर के लिए ज़ीरो को ऑड नंबर मान लो, तो इस कैटेगरी में तो ज़ीरो फिट नहीं होगा। यहाँ ज़ीरो फिट हो सकता है ना, ज़ीरो को मैंने माना है ऑड नंबर, तो 5 की जगह ज़रा ज़ीरो रख के देखते हैं, क्योंकि यहाँ ऑड रखा ना, तो ऑड की जगह मैंने ज़ीरो रख दिया। तो 4 + 0 = 4। क्या 4 ऑड नंबर होता है? नहीं होता। मेरा एक ट्रूथ फेल हो गया। यहाँ 5 की जगह फिर से ज़ीरो रख लेते हैं, क्योंकि ऑड नंबर रखना है यहाँ पे। 3 + 0 = 3। क्या 3 इवन नंबर होता है? मेरा दूसरा ट्रूथ फेल हो गया। तो जब मैंने ज़ीरो को ऑड माना ना, तो मैथ के 2 ट्रूथ फेल हो गए। जो किसी कंडीशन में फेल नहीं होते वो 2 फेल हो गए। कब? जब ज़ीरो को ऑड माना। अब ज़ीरो को इवन मानते हैं। ज़ीरो को इवन मान रहे हो तो यहाँ रख लो 2 की जगह। 4 + 0 = 4। क्या 4 इवन होता है? बिल्कुल होता है। मेरा एक ट्रूथ ट्रू हो गया। अब ज़ीरो को फिर इवन मानना है ना, तो ऑड वाली जगह कुछ और रख देते हैं। ऑड वाली जगह 7 रख देते हैं और इवन वाली जगह 0 रख देते हैं। 7 + 0 = 7। 7 ऑड होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। दूसरा ट्रूथ भी ट्रू हो गया। और तीसरे में तो यहाँ भी ऑड रखना है, यहाँ भी ऑड रखना है, तो जगह ही नहीं है। खैर अगर फिर भी आप बोलो तो मैं कर देता हूँ ये काम भी आपके लिए। ऑड रखना है तो 3 रख लो, और एक और ऑड रखना है तो -3 रख लो। 3 + -3 = 0। 0 इज़ इवन। इस तरीके से भी ज़ीरो को मैं इवन बना सकता हूँ। तो ज़ीरो को जब भी कुछ मानना पड़े तो आप ज़ीरो मानोगे, सॉरी इवन मानोगे। ज़ीरो को कभी भी अगर इवन या ऑड की टर्म्स में कुछ दर्जा देना पड़े तो हम इवन का देंगे। और ऐसे भी आप देख लो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि हर वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए या 0 आ जाए, वो एक इवन नंबर होता है और वो 2 के टेबल से कटेगा। जैसे 20 2 के टेबल से क्यों कट रहा है? बिकॉज उसका यूनिट डिजिट 0 है। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यही तो है कि उसका लास्ट डिजिट चेक करते हैं हम। हमारे लिए मैटर नहीं करता वो नंबर कितना बड़ा है। 1 6 4 3 0 हमें मतलब है सिर्फ इससे। अगर लास्ट में 0 है तो हम बोलते हैं बिल्कुल 2 से तो कटेगा। तो उस टाइम पे हम 0 को इवन कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं? तो 0 इज़ एन इवन नंबर। यही आपके मैथ में हेल्प करेगा। 0 को ऑड मान के कभी फ़ायदा नहीं होता, और 0 को न्यूट्रल तो मत मानो आप।
न्यूट्रल नहीं, ये इवन जैसा बिहेव करता है तो हम इसको इवन ही मानेंगे। देन और चीज़ें जो पता होनी चाहिए हमें, थोड़ा बहुत हमें प्राइम और कंपोजिट नंबर्स का भी पता होना चाहिए कि क्या होते हैं वो। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन आपको पता होगी कि ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं, दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। यही डेफिनेशन पढ़ी है आपने कि नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, और फिर टू फैक्टर्स क्या क्या आप लिख देते थे, एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा होगा नंबर इटसेल्फ। और इसकी एग्जांपल में हम लिखते थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं। हमने एक नंबर को इग्नोर कर दिया, 1 को। हमने 2 से स्टार्ट किया ना प्राइम नंबर, हमने 1 क्यों नहीं लिया? 1 के भी तो 2 फैक्टर बना सकते हो आप। देखो 1 जो है इट कैन बी रिटन एज 1 इंटू 1, तो 1 के टेबल में तो आ रहा है, 1 के टेबल में तो आ रहा है, और खुद के टेबल में भी आ रहा है, खुद के टेबल में भी आ रहा है। हमारी डेफिनेशन ट्रू हो रही है कि नहीं? डेफिनेशन तो ये है कि जिसको 2 फैक्टर हो, एक 1 होना चाहिए और एक नंबर खुद होना चाहिए। जी 1 तो है और नंबर खुद भी है, तो कहीं ना कहीं हमारी डेफिनेशन में कमी है कि नहीं? उस हिसाब से तो 1 भी प्राइम नंबर होगा। अगर उस डेफिनेशन के हिसाब से जाना है तो 1 इज़ अ प्राइम नंबर, बट वी डू नॉट कंसिडर 1 अ प्राइम नंबर बिकॉज हमारी वो डेफिनेशन अधूरी है। विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स इज़ नॉट राइट। 2 फैक्टर तो होने चाहिए, लेकिन दोनों फैक्टर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए, दोनों के दोनों फैक्टर सेम नहीं होने चाहिए। इसके दोनों फैक्टर सेम बन रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं तब भी इसी को गिन रहे हैं, नंबर इटसेल्फ की बात कर रहे हैं तब भी इसी को गिन रहे हैं, तो इसके 2 फैक्टर तो बना रहे हो आप, बट वो दोनों फैक्टर अलग अलग नहीं है, सेम है, तो सेम नहीं चलेंगे। डेफिनेशन कहते हैं कि 2 फैक्टर दोनों के दोनों कैसे चाहिए? डिस्टिंक्ट, अलग अलग। जैसे कि 2 के केस में है, 2 1 के टेबल में भी आ रहा है और 2 2 के टेबल में भी आ रहा है, मतलब 1 के टेबल में भी आ रहा है और खुद के टेबल में भी आ रहा है, तो उसके 2 फैक्टर तो हुए और दोनों अलग अलग हुए। 1 के 2 फैक्टर से दोनों सेम थे, तो 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तो अगर 1 प्राइम नहीं है तो क्या 1 कंपोजिट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो 1 के तो 2 ही फैक्टर नहीं हो पाए हमसे, हमने तो ज़बरदस्ती 2 क्रिएट किए, 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर बन रहा है। और अगर उस डेफिनेशन के हिसाब से जाते तो 2 बना भी लिए थे तो दोनों सेम थे, मोर देन 2 कैसे करें? तो 1 कंपोजिट भी नहीं है, 1 प्राइम भी नहीं है, 1 इज़ अ यूनिक नंबर। 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इट इज़ अ यूनिक नंबर। कंपोजिट जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। 4 के अगर फैक्टर की बात करें तो 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। फैक्टर क्या होते हैं कि 4 किस किस के टेबल में आता है? 4 1 के टेबल में आता है, 1 इंटू 4। 4 2 के टेबल में आता है, 2 इंटू 2। और 4 4 के टेबल में भी आता है, 4 इंटू 1। हर एक नंबर 1 के टेबल में और खुद के टेबल में भी तो आता ही है। अगर उसके अलावा किसी और टेबल में आ जाए, चाहे एक ही और टेबल में आ जाए, तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर बोलेंगे। मोर देन 2 फैक्टर चाहिए, चाहे 3 फैक्टर निकलें, चाहे 10 फैक्टर निकलें, चाहे 50 फैक्टर निकलें, नंबर कंपोजिट ही कहलाएगा। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर मैंने बता दिया आपको, इट इज़ 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट तो हो लेकिन ऑड भी हो और कंपोजिट भी हो। 3 एक ऑड नंबर है लेकिन वो प्राइम है, 5 एक ऑड नंबर है लेकिन वो प्राइम है, 7 एक ऑड नंबर है वो प्राइम है। यहाँ एक नंबर मिस नहीं है 7 और 11 के बीच में, 9। तो 9 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। रीज़न बीइंग कि 9 के 3 फैक्टर हैं, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है, तो ये 3 के टेबल में आ गया ना। मैंने कहा 1 के और खुद के टेबल के अलावा अगर किसी एक भी टेबल में आ गया आप, तो आप कंपोजिट बन जाओगे। तो सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है 9।
सबसे बड़ा नहीं पूछ सकते क्योंकि नंबर्स का कोई एंड नहीं है। देन एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए कि सारे के सारे इवन नंबर कंपोजिट होते हैं, सारे के सारे इवन नंबर कंपोजिट होते हैं एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 ही इकलौता ऐसा नंबर है जो प्राइम है। इसके बाद जितने भी इवन नंबर आएंगे 4, 6, 8, 10 वो सारे के सारे तो 2 के टेबल में आ रहे होंगे, तो फिर वो प्राइम तो रहेंगे नहीं। तो एकमात्र इवन नंबर जो प्राइम है, द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, वो है आपका 2। इसके अलावा कोई और इवन नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि वो प्राइम निकले। तो जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ऑड ही होंगे। 2 को छोड़ दो अगर, तो इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ऑड ही होंगे, वो इवन हो ही नहीं सकते। इवन होंगे तो 2 के टेबल में आ जाएंगे। और एक और ऐसा नंबर है जो 5 के टेबल में ऑड नंबर आएंगे वो भी प्राइम नहीं हो सकते। जैसे 15 प्राइम नहीं हो सकता क्योंकि वो 5 के टेबल में आ रहा है। फिर 25, 35, 45 वो सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं होंगे। तो प्राइम नंबर्स धीरे धीरे अब कम होते जाएंगे। मतलब अभी ये जैसे झुंड बन रहा है, 3, 5, 7, 11 बहुत ज़्यादा आ रहे हैं करीब करीब। इसके बाद प्राइम नंबर दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, मतलब 6-6 का गैप होने लगेगा। फिर धीरे धीरे और गैप बढ़ता जाएगा। जैसे 1 से लेकर 50 तक ज़्यादा प्राइम नंबर है, 51 से लेकर 100 तक थोड़े कम प्राइम नंबर है, फिर 100 से लेकर 200 तक और कम हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे वो फिर टेबल्स में आने लगेंगे। अभी तो इनके पास कोई चारा नहीं था, 3, 5 और 7 किसके टेबल में आ जाते। लेकिन अब जो आने वाले नंबर होंगे क्या वो इनके टेबलों में नहीं आना शुरू हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर धीरे धीरे कम डेंस होते जाएंगे। तो 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर है, और 51 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर है। टोटल 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर है। मैं 25 के 25 लिख देता हूँ। सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 100। तो आप देख लो कितने हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो चुके हैं। आगे 9th लिखते हैं 23, और 10th आ जाएगा 29। 10 ही लिखूंगा एक लाइन में। 29 के बाद आता 31, देन 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। आई होप 25 हो गए होंगे। 10 तो वहीं हो गए थे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर है। 1 से लेके 100 तक देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। और कई बार 1 से लेके 50 तक पूछते हैं, तो फिर आपको सिर्फ यहीं तक पता करने हैं। तो 10 तो वही थे, 11, 12, 13, 14, 15। तो 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 51 से लेके 100 तक कितने होंगे, 10 होंगे, क्योंकि टोटल 25 हैं। अगर पहले 15 आ चुके तो पीछे 10 बचे। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए प्राइम नंबर के बारे में। और कंपोजिट नंबर मैंने बता दिया, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, और सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर 9 है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट टर्म, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता एक्सेप्ट 1। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव नथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट 1। जैसे 4 और 9। 4 और 9 में कुछ कॉमन है अगर 1 के अलावा तो बता दो। 4 के फैक्टर क्या क्या हैं, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। 9 के फैक्टर करोगे तो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है। तो एकमात्र कॉमन फैक्टर कौन सा आया, 1। तो को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन बनती है जिनका हुज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 1, जिनका HCF 1 हो, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर 1 हो। बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर 1 का मतलब 1 से बड़ा कोई कॉमन ही नहीं निकलेगा उनमें। तो 1 के अलावा अगर उनमें कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ज़्यादा बेटर कहें तो रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे। खैर आप को प्राइम ही मान के चलो, बुक्स में को प्राइम में लिखा हुआ है। रिलेटिवली प्राइम टर्म आपको कैट लेवल की बुक में दिख जाएगी कहीं, बट फिलहाल आप मान के चलो को प्राइम में होते हैं। तो इन दोनों नंबरों का खुद का प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। जैसे 4 भी प्राइम नंबर नहीं था, 9 भी प्राइम नंबर नहीं था, खुद में ये अकेले अकेले प्राइम नंबर नहीं थे।
बट एक दूसरे के लिए ये प्राइम बिहेव कर रहे हैं। एक दूसरे के लिए कैसे प्राइम बिहेव कर रहे हैं? क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल है 16 और 25। 16 और 25 में कुछ कॉमन नहीं है। 16 के फैक्टर करोगे तो 1, 2, 4, 8 और 16, और 25 के फैक्टर करोगे 1, 5 और 25। सिवाय 1 के बता दो अगर कुछ कॉमन निकला तो। जबकि 16 और 25 में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं था। 16 तो कंपोजिट नंबर था, इतने सारे फैक्टर हैं। 25 भी कंपोजिट नंबर है, 3 फैक्टर हैं। तो खुद में तो ये कंपोजिट नंबर थे, बट दे आर बिहेविंग प्राइम फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए प्राइम वाला बिहेवियर है इनका। तो प्राइम नंबर का ग्रुप होगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे 3 और 7 होगा तो दे आर डेफिनेटली को प्राइम, क्योंकि ये तो अकेले अकेले प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, तो इनमें कैसे कुछ कॉमन हो सकता? हो ही नहीं सकता। बट मैं कह रहा हूँ इन दोनों का प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। दे कैन बी कंपोजिट। एक प्राइम हो सकता है, एक कंपोजिट हो सकता है। जैसे 3 और 10, एक प्राइम है, दूसरा कंपोजिट है, चलेगा। दोनों कंपोजिट हो चलेंगे, दोनों प्राइम हो फिर तो चेक ही नहीं करना। 2 प्राइम नंबर तो हमेशा को प्राइम होते हैं। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, क्योंकि वो हुए जो प्राइम तो उनमें कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। कैसे पॉसिबल है? 3 ने आना है 1 के टेबल में और 3 के टेबल में, 7 ने आना है 1 के टेबल में और 7 के टेबल में, तो सिवाय 1 के कुछ और कॉमन हो ही नहीं सकता। और 1 तो डेफिनेशन बोल रही है कि 1 कॉमन होगा तो चलेगा। 1 तो होगा ही होगा कॉमन। क्या आप 1 से थोड़ी बच सकते हो? 1 ने तो कॉमन होना ही होना है। तो आई होप आपको को प्राइम नंबर क्लियर है। को प्राइम से मिलती जुलती टर्म है ट्विन प्राइम। नाम से पता चल रहा है कि प्राइम नंबर तो होने ही चाहिए, और ट्विन मतलब 2 का गैप होना चाहिए। तो इस प्रकार के जितने सोच पाओगे आप, 3 और 5 2 का गैप है, 5 में से 3 के 2, 5 और 7 11 और 13। हाँ, इसमें 9 और 11 नहीं आएगा, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। मैंने बोला ट्विन प्राइम में प्राइम होना ज़रूरी है, प्राइम होना ज़रूरी है। को प्राइम में प्राइम होना ज़रूरी नहीं था, प्राइम बिहेव करना ज़रूरी था। यहाँ प्राइम होना चाहिए नंबर। 9 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तो सिर्फ डिफरेंस 2 का देख के खुश नहीं हो जाना, प्राइम होना भी ज़रूरी है और डिफरेंस होना चाहिए 2 का। तो यहाँ तो सिर्फ डिफरेंस 2 का है। 9 जो है वो तो कंपोजिट नंबर है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होगा। ये ट्विन प्राइम है सारे। फिर 17 19 आ जाएगा, फिर 29 31 आ जाएगा। तो ऐसे और भी पेयर पॉसिबल है, जैसे 41 43 आ जाएगा, देन 71 73 आ जाएगा, 59 और 61 आ जाएगा। तो ट्विन प्राइम्स बहुत हैं। और ये भी ट्विन प्राइम नहीं है, 2,3। बेशक दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन डिफरेंस 2 का नहीं है, डिफरेंस 1 का है। 3 में से दोगे 1, तो ये भी ट्विन प्राइम नहीं है। और जो आपको इम्पॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए वो ये है कि जितने भी आपने नंबर देखे ना, 2 के गैप पे सिर्फ एक ही ऐसा ट्रिपलेट बनता है, अदरवाइज ट्रिपलेट पॉसिबल नहीं है। डबलेट बड़े पॉसिबल थे। जैसे ट्विन प्राइम में 3 5 पॉसिबल था, 11 13 पॉसिबल था, 5 7 पॉसिबल था। मतलब ऐसे डबलेट्स तो बहुत सारे पॉसिबल है, पेयर तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, लेकिन ट्रिपलेट एक ही पॉसिबल है जिसमें 2 का गैप हो, और वो ट्रिपलेट यही है, सिर्फ 3 5 और 7। इसके अलावा ऐसा कोई ट्रिपलेट पॉसिबल नहीं है जिनमें 2 का गैप हो। देख लो, 11 है 13 है तो फिर 15 नहीं होता, 15 नहीं होता ना। 17 है 19 है तो फिर 21 नहीं होता। 29 है 31 है तो फिर 33 नहीं होता। 41 है 43 है तो फिर 45 नहीं होता। 59 है 61 है तो फिर 63 नहीं होता। तो एक ही ट्रिपलेट पॉसिबल है, और इस ट्रिपलेट पे क्वेश्चन आता है पेपर में। वो डायरेक्टली 3 5 7 नहीं लिखते, वो लिखते हैं प्राइम नंबर्स आर सच दैट, कि वो इस तरह है। एक है n, दूसरा है n+2 और तीसरा है n+4। तो आपको पहचानना है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है। ये तीनों प्राइम नंबर है इस तरह कि एक n होगा, दूसरा n+2 होगा, तीसरा n+4 होगा। सीधा आपको स्ट्राइक कर गया कि यार ये तो 2 के गैप में है, तो ये पक्का इनकी बात कर रहा है। अगर इनकी बात कर रहा है तो n की वैल्यू आपको पता चल गया 3। n की वैल्यू 3 पता चल गई, फिर मैं भी आगे पूछ लेगा कि फिर हमने n को अगर डिवाइड कर दिया 2 से तो रिमाइंडर बताओ।
तो जब आपको पता है कि n क्या है, n 3 है और 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन अगर n ही नहीं पहचान पाए आप तो काम खराब हो जाएगा, और पेपर में नहीं कर सकते आप ऐसा क्वेश्चन अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो। एकमात्र ट्रिपलेट जिनमें 2-2 का गैप आता है इस 3, 5, 7, इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। और एक और चीज़ जो मैंने पेपर में देखी है मैं वो भी बताता हूँ। मतलब प्राइम नंबर आपको लगता होगा बहुत छोटी चीज़ है और इस पर इतने बेकार बेकार क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मतलब जो आपने नहीं किए हुए तो वहाँ जाके नहीं कर पाओगे। एक मैंने देखा था जो पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि यही ऐसे प्राइम नंबर है जिनमें 6-6 का गैप है और लगातार 5 बन पा रहे हैं। देखो 5 और 11 में कितना गैप है, 6 का, 11 और 17 में 6 का, 17 और 23 में 6 का, फिर इनमें 6 का। तो वो लिख देगा कि यार प्राइम नंबर इस तरह से हैं कि उनमें 6-6 का गैप है। देयर आर 5 प्राइम नंबर्स सच दैट देयर इज़ अ गैप ऑफ 6 बिटवीन देम। इंडिविजुअली हर एक में 6-6 का गैप है। तो फाइंड द लार्जेस्ट सच प्राइम नंबर। तो आपको पता है कि क्या आंसर देना है। यह बोल देंगे कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट सच प्राइम नंबर। तो 5 × 29 पूछ रहा है वो आपसे, 145 आंसर। क्या आपको सोचना भी पड़ेगा पेपर में अगर आप इस चीज़ से पहले से अवेयर होंगे कि 6-6 के गैप पे प्राइम नंबर आते हैं, कौन कौन से हैं, 5, 11, 17, 23, 29। और क्या ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो इसमें कॉमन डिफरेंस 6 का है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो आप इसका एवरेज निकाल सकते हो बड़े मज़े से। इनका एवरेज कैसे निकलता है? पहली टर्म काटो, लास्ट टर्म काटो, ये काटो, ये काटो, 17 इज योर एवरेज। अगर कुछ टर्म्स AP बना रही हैं तो जो मिडिल मोस्ट टर्म होती है वो एवरेज होती है। और अगर ऐसे नहीं निकालनी तो एक और तरीका होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, 29 + 5, 34/2 = 17। तो वो एवरेज पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है ना वो। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हमेशा मुश्किल होते हैं। उसने बोल दिया देयर आर 5 प्राइम नंबर्स सच दैट देयर इज ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 6 बिटवीन देम, फाइंड द एवरेज ऑफ सच प्राइम नंबर्स। अब आपको पता है एवरेज 17 होती है, अब आप पेपर में निकालोगे भी नहीं, और दूसरे बच्चों को पहले वो प्राइम नंबर सोचने पड़ेंगे जो घर से नहीं पढ़ के गया है। और यकीन मानो ये क्वेश्चन ऑन स्पॉट नहीं होते, पॉसिबल ही नहीं है इन क्वेश्चन को ऑन स्पॉट वहाँ बना पाना। वो वही बना सकते हैं जो अच्छे लेवल की तैयारी करके है, और अगर उन्होंने तैयारी की है तो ये चीज़ें तो उनको पहले से ही आती होंगी। नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ परफेक्ट नंबर्स। ये लास्ट डेफिनेशन है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है मुझे पता है, बट मैं क्या करूँ, मुझे ये सब चीज़ें एक ही वीडियो में समझानी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता रोज़ रोज़ मैं डेफिनेशन पोर्शन ही कवर करूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको साइक्लिसिटी का कंसेप्ट सिखाऊंगा और यूनिट डिजिट कैसे निकालते पूरा बताऊंगा प्रॉपर। और यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे ज़िंदगी में। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट नंबर। मैंने 4 ऑप्शन दिया आपको कि इनमें से परफेक्ट नंबर कौन है, 6, 16, 25 या बोथ 16 एंड 25। तो मैक्सिमम बच्चों ने ये ऑप्शन टिक किया था कि 16 और 25 दोनों परफेक्ट नंबर हैं। ये दोनों परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 इज़ ए परफेक्ट नंबर। अब कैसे? 16 और 25 लगाने के पीछे क्या दिमाग लगाया था बच्चों ने? हमने एक टर्म पढ़ी है परफेक्ट स्क्वायर। 16 और 25 परफेक्ट स्क्वायर है। 16 जो है 4 का स्क्वायर है और 25 जो है 5 का स्क्वायर है। यस, दे आर परफेक्ट स्क्वायर। मैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ परफेक्ट नंबर। तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट नंबर 6 है। कैसे है? 6 के फैक्टर बताओ। फैक्टर मीन्स 6 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। फिर इसको खुद को छोड़ दो, इसको खुद को छोड़ दो, ठीक है। 6 के सारे फैक्टर लिखे तो 6 का एक फैक्टर 6 भी तो होगा, उसको छोड़ दो। जो बचे हुए फैक्टर है उनका सम निकालो। सम होता है ऐड करो। कितना आ गया? 1 + 2 3, 3 + 3 6। अगर वो नंबर के बराबर ही आ जाए, अगर वो नंबर के बराबर ही आ जाए तो ऐसे नंबर को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। एक और एग्जांपल है परफेक्ट नंबर की 28।
28 के फैक्टर बताओ। 1, 2, 4, 7, 14 और 28। फैक्टर लिखना कोई मुश्किल काम नहीं होता। किस किस के टेबल में आता है, या आपको टेबल्स आते होंगे तो बड़े मज़े से लिख सकते हो आप। फिर मैंने कहा कि ये खुद नंबर छोड़ दो और बचे हुए को प्लस करो। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 14 और 7 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28। अगर वो नंबर के बराबर ही आ जाए तो ऐसे नंबर को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनेगी कि जिसके फैक्टर्स का सम करना है, सारे फैक्टर्स का नहीं, उस नंबर को खुद को एक्सक्लूड करके बचे हुए फैक्टर्स का सम करना है, और अगर वो गिवन नंबर के बराबर ही आ जाए तो ऐसे नंबर को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट नंबर एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो आई होप आज मैंने जितना समझाया आपको इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। मैंने बहुत एफर्ट लगाया इस वीडियो को बनाने में, और ऐसी वीडियोज़ मैं इन फ्यूचर भी आपको दे सकता हूँ। आप पढ़ने वाले बनो, आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं पूरा एफर्ट लगा सकता हूँ। ये ऑलमोस्ट 70-80 मिनट की वीडियो बन जाएगी। मुश्किल है आपके लिए भी पढ़ना, लेकिन अगर पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको लगेगा कि यार ये मिसिंग थी अभी तक लाइफ में। मतलब नंबर सिस्टम का हमें बेसिक ही नहीं क्लियर था अभी तक। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन इट्स गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।